नमस्कार दोस्तों, AK स्पीक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। पिछले कुछ समय से चीन सीमा को पर जो तनाव है उसे लेकर स्थितियां काफ़ी चिंताजनक भी बनी हुई हैं और एक भ्रम की स्थिति, एक कन्फ्यूजन की स्थिति भी बनी हुई है। क्योंकि बयानों में जो विरोधाभास आ रहे हैं अलग अलग नेताओं के, उससे कई बार ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि दरअसल सीमा पर स्थिति है कैसी। एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है कि चीन ने सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों का जमावड़ा कर रखा है और उसके इरादे ठीक नहीं हैं, और भारतीय सेना भी उनके मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। वो किसी भी स्थिति में चीन को वॉकओवर जैसी कोई सिचुएशन नहीं देने जा रही, जो कि 1962 में हुई थी। और अगर चीन इस तरह की कोई चीज़ सोच रहा है, जैसा उसके अखबार, जो उसका सरकारी मुखपत्र जिसे कह सकते हैं हम, ग्लोबल टाइम्स, जो अपने संपादकीय में बार बार इस तरह की टिप्पणियां करता है कि भारत को 1962 से भी बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है, तो ये उसका मुगालता है। दरअसल भारतीय फौजें बहुत अच्छी तरह से चीन का मुकाबला करने में सक्षम हैं। लेकिन ये एक अलग मुद्दा है। मुद्दा दरअसल आज का ये है चर्चा का कि आखिर हमारे नेताओं के बयानों में विरोधाभास क्यों है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत और चीन के बीच की सीमा है, जम्मू कश्मीर में लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, वहाँ दरअसल स्थिति है क्या। जब सर्वदलीय बैठक हुई थी पहली बार जून में, तो प्रधानमंत्री ने उसमें बयान दिया था कि ना कोई वहाँ हमारी सीमा में घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है, और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। उनके इस बयान से जब कुछ असमंजस की स्थिति बनी, तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसको लेकर स्पष्टीकरण भी दिया, है ना, और इसको स्पष्ट करने की, इसको साफ करने की कोशिश की कि दरअसल प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। दरअसल उन्होंने वही कहा है जो कि सीमा पर हालात हैं, यानी कि हमारी सीमा में कोई घुसा हुआ नहीं है। लेकिन इसी दौरान विदेश मंत्रालय ने विदेश मंत्री जयशंकर की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई 17 जून को, उसने पूरे मामले को उलझा दिया। क्योंकि विदेश मंत्रालय की जो प्रेस रिलीज थी, उसमें कहा गया कि चीनी पक्ष ने गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के हमारी ओर स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश की। अब ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं ना तो हमारी सीमा में कोई घुसा है और ना कोई घुस आया है। विदेश मंत्री कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हमारी तरफ स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश हुई। चीन उस LAC को मानता ही नहीं है जिसको हम मानते हैं। सीमा पर कम से कम 23 जगहें ऐसी हैं जहां पर LAC की स्थिति को लेकर असमंजस की स्थिति है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम चीन की शक को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि हम इस तरह के बयानबाजी करके, जिसमें आपस में ही भ्रम की स्थिति पैदा होती है, चीन की बात को और मजबूत करने जा रहे हैं कि क्या LAC जो है वो नहीं है जिसका परसेप्शन हमारा है? क्या LAC वो है जिसका परसेप्शन चीन का है? ये स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि एक और रक्षा मंत्री के बयान देखिए। रक्षा मंत्री संसद में कहते हैं कि हमारी सेनाएं जो हैं वो मजबूती से सीमा पर डटी हैं और सीमा पर स्थिति जो LAC है उस पर स्थिति चिंताजनक है। लेकिन उसी समय गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय जो है बयान संसद में लिखित में देता है और कहता है 6 महीने में भारत चीन सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई। ये कन्फ्यूजन क्यों है हमारे बयानों में? आखिरकार ये कन्फ्यूजन क्यों है? क्या हम चीन को लेकर कोई स्पष्ट दिशा नहीं तय कर पा रहे हैं? क्या हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि चीन के साथ हमें हार्ड एंड अप्रोच अपनाना है या हमें चीन के साथ सॉफ्ट जाना है? क्या कहीं हम ऐसा तो नहीं कि हम जो उसके राजनीतिक दुष्परिणाम होते हैं उससे डर रहे हैं? क्या सरकार इस बात से डर रही है कि कहीं हमने माना कि LAC में घुसपैठ हुई तो उसे हमारी कमजोरी माना जाएगा? दरअसल ये कमजोरी और मजबूती का प्रश्न ही नहीं है। जब सीमा है और सीमा वॉलेटाइल है, सीमा पर विवाद है, तो ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए सरकार को इसे स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि चीन ने हमारी सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। प्रधानमंत्री की बात पर मुझे पूरा भरोसा है। अगर वो कहते हैं कि हमारी सीमा में कोई मौजूद नहीं है और हमारी किसी सीमा चौकी पर कब्जे में नहीं है, तो देश की सेनाओं की बहादुरी पर और उनकी चौकसी पर शक पैदा होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन अगर नेताओं के बयानों में एकरूपता नहीं होगी, तो इससे पूरे देश में जो संदेश जाएगा वो अच्छा नहीं जाएगा और दुश्मन को इससे मजबूती मिलती है। इसलिए इस तरह के जो बयान हैं इससे बचा जाना चाहिए और आपस में तय करके एक ही किस्म के बयान देने चाहिए। अनइक्विवोकल टर्म्स में ये बात
कही जानी चाहिए कि अगर चीन LAC को अल्टर करने की कोशिश करता है, उसमें बदलाव लाने की कोशिश करता है, तो ये 1962 नहीं है। ये 1962 नहीं है कि आप आएंगे और भारतीय फौज आपको कोई वॉकओवर जैसी सिचुएशन दे देगी, जबकि 1962 में भी ऐसा नहीं था कि सेना ने कोई वॉकओवर दिया था। उस समय भी सेना की तैयारी कम नहीं थी, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व ने कहाँ निर्णय लेने में चूक की, ये इतिहास की बात है और हम सब इस बात को जानते हैं कि कहीं ना कोई कमी रही थी जिसकी वजह से हमें हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आज भी भारत की सेना 1962 में जी रही है। पिछले 40-60 वर्षों में भारतीय फौजों ने क्रांतिकारी बदलाव देखा है और वो आज की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है, पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में है वो, और उनकी तैयारी भी पूरी है। यही नहीं, युद्ध कौशल की बात करें, संसाधनों की बात करें, हायर एल्टीट्यूड वारफेयर की बात करें, उन सब में भारत की सेना चीन से 19 नहीं 20 ही ठहरती है। एक मज़ेदार बात यह है कि चीन की फौज ने 1979 के वियतनाम वार के बाद कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं है और उस लड़ाई में भी उसे हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए डींगे हाँकना तो चीन बंद करे, लेकिन हाँ, हमारी चौकसी में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपसी बयानों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। ये भ्रम की स्थिति है, इसलिए सरकार से गुजारिश रहेगी हमारी कि ये स्थिति साफ करे, सीमा पर घुसपैठ हुई है या नहीं हुई है, चीन ने LAC को बदलने की कोशिश की है या नहीं की है, क्या हम जो हैं उस खतरे के लिए पूरी तरह से चौकस हैं, क्या चुनौतियों में कोई कमी है जिनको दुरुस्त करने की, चुनौतियों का जवाब देने में कोई कमी है जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये पहला मौका होगा बहुत दिनों के बाद जब ठंड के दिनों में भी सेना को उतनी ऊंचाई पर चौकस रहना पड़ेगा। दोनों तरफ से मोबिलाइजेशन है, इसको लेकर कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के शीर्ष कमांडरों के बीच में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। बॉर्डर पर 6 दौर से अधिक की बातचीत हो चुकी है। डिसएंगेजमेंट पर संघाई कोऑपरेशन की जो बैठक हुई थी उसमें भी चर्चा हुई है भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच। तो तनाव तो है ही, और तनाव बिना कारण के तो होता नहीं, शहादत बिना कारण के होती नहीं। किसी दुश्मन ने हमारे इलाके में घुसने की कोशिश तो की ही थी, तभी हमारे जवान जो है डट कर उनके सामने खड़े हुए और उन्हें मजा चखाया। उनकी भी शहादत हुई, उनके जवान भी मारे गए, भले ही वो इसे कबूल नहीं कर रहे हों, कितने जवान शहीद हुए चीन के, लेकिन मौतों का सामना तो उन्हें भी करना ही पड़ा है, और बौखलाहट चीन की है भी। इसलिए दरअसल स्थितियां काफ़ी ट्रिकी हैं। चीन हमसे केवल सीमा पर लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, वो डिप्लोमेटिक तरीके से लड़ रहा है, स्ट्रेटेजिक तरीके से लड़ रहा है, साइको वारफेयर लड़ रहा है, इकोनॉमिक फ्रंट पर लड़ रहा है, और लगातार पिछले कुछ दिनों से हमें घेरने की कोशिश भी कर रहा है। हमें उस पर निगाह डालनी चाहिए और हमें चौकस रहना चाहिए, और हम हैं भी। ऐसा नहीं है कि हमने या सरकार ने ऐसा कोई कदम उठाया नहीं है। तो एक एक कर देखते हैं कि दरअसल चीन कर क्या रहा है। दरअसल चीन अपने जो फ्लैश पॉइंट्स हैं उनको तो एक्टिव कर ही रहा है। पैगोंग त्सो जो लेक है, झील है, जिसका एक हिस्सा भारत में, दूसरा चीन में, और कुछ हिस्से जो हैं जिसको लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है, फिंगर 1 से लेकर फिंगर 16 तक वहाँ पर जो पहाड़ के इलाके हैं, यानी कि पहाड़ की वो शिराएं जो कि झील में दूर तक घुस आई हैं, उन्हें जिन्हें हम फिंगर के नाम से जानते हैं। तो अभी तक क्या स्थिति थी? फिंगर 1 से लेकर 4 तक भारत का कब्जा था, फिंगर 8 तक भारत पेट्रोलिंग करता था, बाकी के इलाके में चीन अपनी मौजूदगी रखता था। लेकिन पिछले दिनों जहाँ तक खबरें रही हैं, जो इनपुट रहा है, उसके मुताबिक चीनी फौज फिंगर 2 तक चली आई थी। और अब जब भारत चाहता है, हर बातचीत में भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि चीन को वापस अप्रैल की स्थिति में लौटना चाहिए। टकराव की और गलवान घाटी में जो झड़पें हुई हैं उससे पहले की स्थिति में उसे लौटना चाहिए, जहां वो था वहां जाए, और भारत की फौजें जहां तक पेट्रोलिंग कर रही थी करे। जो स्ट्रक्चर उसने अवैध तरीके से बना रखे हैं और एक तरफा कोशिश की है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलने की, उसे तुरंत हटाना चाहिए। लेकिन चीन क्या कर रहा है? चीन हमारे पड़ोसी देशों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है और हमारे लिए अलग अलग मोर्चे पर, जिसको कह सकते हैं कि मल्टी फ्रंटल, हमारे लिए परेशानियां बढ़ा रहा है। पाकिस्तान से उसकी दोस्ती छिपी नहीं है, पाकिस्तान उसका पुराना दोस्त है, पाकिस्तान को वो हमेशा शह देता रहा है, आज भी दे रहा है, आज भी पाकिस्तान उसके साथ खड़ा दिखाई देता है, भले ही उसके घर में स्थितियाँ अच्छी नहीं हों। 2-3 बार वो भारत से मात भी खा चुका है, लेकिन चेतता तो है नहीं, बाज आता नहीं, और आज भी वो जो है इस दम पर उछल रहा है कि हमारे पास जी परमाणु हथियार हैं, हम तो मजा चखा देंगे।
लेकिन बार बार मजा उसे खुद चखना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान और चीन का ये गठजोड़ जगजाहिर है। इसके अलावा चीन नेपाल को भड़का रहा है। भारत और चीन के रिश्ते, नेपाल के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, सदियों पुराने रिश्ते रहे हैं, सांस्कृतिक डोर से हम बंधे हैं। हम दोनों की धार्मिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत, सभी चीज़ें मिलती हैं और बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध नेपाल और भारत के रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहाँ जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, केपी शर्मा ओली वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो ये आरोप लगातार लग रहा है कि चीन की शह पर नेपाल भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। उसका पहला उदाहरण देखने को मिला काला पानी इलाके में, जो ट्राई जंक्शन है, काला पानी लिपुलेख का इलाका जो है और लिम्पियाधुरा का, वहाँ सबसे पहले नेपाल ने, भारत ने जो सड़क बनाई थी उसका विरोध किया, जबकि वो सड़क भारतीय सीमा में थी, लेकिन उसने विरोध किया और उस इलाके पर अपना क्लेम किया। इतने में भी केपी शर्मा ओली नहीं माने, उन्होंने देश के नक्शे में संशोधन करके इन तीनों इलाकों को नेपाल में शामिल भी कर लिया और इस पर अपना दावा किया। इसके बाद भी जो हरकतें नेपाल की हैं वो लगातार भड़काने वाली हैं और भारत को नाराज करने की कोशिश, मंशा उसके पीछे साफ दिखाई देती है, जो अपने बलबूते तो नहीं हो सकता कारण। निश्चित तौर पर इसके पीछे चीन की शह है। जो उसकी सबसे नई खुराफात है वो है कि नेपाल ने अब एक ग्रेटर नेपाल नाम की मुहिम चला रखी है। इस ग्रेटर नेपाल के तहत वो सुगौली की संधि के पहले के जो नेपाल के इलाके थे उन पर अपना दावा पेश करने की कोशिश कर रहा है, जबकि सुगौली की संधि के तहत वो खुद ब्रिटिश भारत में बहुत सारे इलाकों को समाहित कर चुका है और बहुत से इलाके ऐसे हैं जो हमेशा से भारत में थे ही, वो नेपाल का हिस्सा कभी रहे नहीं। अब उसकी जो ग्रेटर नेपाल की नई चाल है उसके तहत वो नैनीताल और देहरादून पर भी अपना दावा कर रहा है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों पर और बिहार के जो नेपाल के सीमावर्ती शहर हैं उन पर भी अपना दावा कर रहा है। ये जानबूझकर भारत को भड़काने की कोशिश भी है और तनाव पैदा करने की कोशिश भी है। उधर चीन वहीं पर नहीं थम रहा, भूटान में भी वो नई नई खुराफात जो है उसको जन्म दे रहा है। दरअसल भूटान के साथ भारत के रिश्ते बहुत बेहतर हैं। एक समय में भूटान का जो 80% बजट था वो भारत देता था। आज भी भारत और भूटान में काफ़ी प्रगाढ़ संबंध है। भूटान की जो सेना है उसको प्रशिक्षण भी भारत देता है, तमाम तरह की सुविधाएं भूटान को दी जाती हैं, तमाम तरह के ग्रांट दिए जाते हैं। और अब चीन क्या कर रहा है कि भूटान के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी कई इलाकों पर अपना दावा पेश कर रहा है, उनको वो अपना इलाका बताकर दबाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इस कड़ी में जो सबसे ताज़ा तरीन उदाहरण है वो है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। वह साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भूटान के पूर्वी इलाके में स्थित है और ये अरुणाचल सीमा से नज़दीक है। जो अरुणाचल का तवांग शहर है वो काफ़ी करीब पड़ता है। तो सीधी सी बात है, उस इलाके पर अपना दावा पेश करके चीन की कोशिश यह है कि अरुणाचल पर भारत के लिए परेशानियां बढ़ाई जाएं। याद रखिए, अरुणाचल को चीन कभी भी भारत का अंग नहीं मानता और अरुणाचल की 90,000 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है उस पर वो अपना दावा पेश करता है। वो उसको दक्षिणी तिब्बत कह के पुकारता है और मानता है कि ये उसका हिस्सा है। तो ये एक विवाद पहले से बना हुआ है। भारत हमेशा से अरुणाचल प्रदेश को अपना अंग मानता रहा है, लेकिन अगर अरुणाचल सीमा तक भूटान की पूर्वी सीमा के करीब चीन के सैनिकों का जमावड़ा होता है किसी प्रकार से, तो वो भारत के लिए चिंता का नया सबब पैदा करेगा। उत्तरी भूटान में जकारलुंग और पासामलुंग ये दो इलाके हैं जिनको लेकर पहले से ही भूटान और चीन के बीच विवाद चल रहा है और पश्चिमी भूटान में भी जो कुछ इलाके हैं जहां विवाद चल रहा है। ये दो देश तो हुए। बांग्लादेश से भी भारत के संबंध जो हैं अच्छे रहे हैं, लेकिन चीन अब बांग्लादेश को लुभाने की भी कोशिश कर रहा है, यानी भारत को वो हर तरफ से घेरना चाहता है। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान को उसके साथ है, उसका हमेशा का मित्र रहा है। नेपाल को उत्तर में भारत का पारंपरिक मित्र रहा है, नेपाल को भड़का रहा है। भूटान चूंकि भारत के खिलाफ भड़क नहीं रहा, भूटान ने अकेला देश है इस आसपास में जो कि भारत विरोधी कोई स्टैंड उसका नहीं है, तो भूटान के लिए वो सीमा विवाद पैदा करके तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश को लुभाने के लिए चीन ने क्या किया है कि उसने आप्टा, जिसको कहते हैं ना एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, उसके तहत बांग्लादेश को कई हजार वस्तुओं की जो के लिए और कंसेशनल इंपोर्ट की छूट दे दी है। यानी कि बांग्लादेश अब तकरीबन 8,000, अगर एग्जैक्टली कहूँ तो 8,256 वस्तुएं ऐसी हैं जिनका रियायती दर पर चीन को एक्सपोर्ट कर सकता है। ये
बांग्लादेश से चीन के निर्यात का लगभग 97% है, 97% है। यानी बांग्लादेश को लुभाकर उसको भी अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण की बात करें तो श्रीलंका में जो सरकार है राजपक्षे की, वो ट्रेडिशनली भारत समर्थक सरकार नहीं है, और पिछले दिनों हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन की जो मौजूदगी है वो भी भारत के लिए चिंता का सबब रही है। मालदीव में भी उसने कोशिश की थी, लेकिन मालदीव की मौजूदा सरकार जो है वो भारत की ज़्यादा करीब है, और इसलिए चीन को वहाँ अब उसकी दाल गल नहीं रही। चीन की बात करूं तो चीन पिछले 2008 से ही 2-3 ऐसी कोशिशें हैं जिसके जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, और भारत इससे अनजान भी नहीं है। इनमें से एक जो सबसे चर्चित है वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है? मोतियों की माला से क्या मतलब है? मोतियों की माला दरअसल चीन क्या कर रहा है, साउथ चाइना सी से ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसको कहते हैं, सूडान तक, इथियोपिया और सोमालिया तक का जो इलाका है, वहाँ तक अलग अलग बंदरगाहों में सैनिक मौजूदगी बढ़ाकर और उन देशों से संबंध प्रगाढ़ करके, हिंद महासागर के जो सीमावर्ती देश हैं उनसे संबंध प्रगाढ़ करके अपनी सेना की, नौसेना की मजबूती बढ़ाकर भारत को हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। एक और पाकिस्तान और चीन के बीच चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, दूसरी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत भारत को घेरने की कोशिश हो रही है, और तीसरी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश चीन कर रहा है। हम्बनटोटा की चर्चा मैंने की। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है जहां पर चीन जो है वहां उसको एक तरह से मिलिट्री ऑपरेशनल सपोर्ट के रूप में उसका इस्तेमाल करता है, और जिबूटी को एक मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं अमेरिका की खुफिया रिपोर्टों की चर्चा करूं तो अमेरिका की खुफिया रिपोर्टें कहती हैं कि चीन जो है पिछले कुछ समय में लगातार इस तरह की कोशिशें कर रहा है कि म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूनाइटेड अरब अमीरात, केन्या, सेशल्स, तंजानिया, अंगोला और ताजिकिस्तान में मिलिट्री लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ डेवलप की जाए। हालांकि घोषित तौर पर वो यही कहता है कि मैं अपने व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन इसके पीछे उसकी मंशा कभी साफ नहीं है। चीन की नौसेना एक बहुत मजबूत नौसेना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पास बड़ी संख्या में पनडुब्बियाँ हैं, युद्धपोत हैं, और भारत की नौसेना के लिए वो चीनी नौसेना खतरा बन सकती है कभी भी। अगर उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस मिल जाते हैं तो ये इसके लिए परेशानी का सबब होगा। भारत को इस पर भी निगाह रखनी होगी। केवल लद्दाख का जो इलाका है वहाँ की झड़पें ही सीमित नहीं है, चीन के इरादे काफ़ी दूरगामी हैं, और भारत को इसके खिलाफ लगातार जो है सतर्क रहकर अपने लिए काउंटर ऑफेंसिव तैयार करना पड़ेगा। वो तमाम कदम करने पड़ेंगे जिसके तहत वो अपनी सुरक्षा कर सकता है। हम एग्रेसिव नहीं हैं, भारत का कभी मंशा नहीं रही है कि किसी दूसरे देश पर हमला करे या किसी दूसरे देश को अपने कब्जे में ले, लेकिन अपनी सुरक्षा हर देश का अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है, हर समाज का अधिकार होता है। उसके लिए चौकस तो रहना ही पड़ेगा, और भारत है भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद लुक ईस्ट की जो पॉलिसी सरकार ने अपनाई थी वो इसी कोशिश का एक हिस्सा मानी जा सकती है। जो भारत के पूर्वी इलाके के देश हैं, जापान है, दक्षिण कोरिया है, फिलीपींस हैं, ऐसे देश जो कि चीन से परेशान भी हैं और चीन के पारंपरिक मित्र नहीं हैं, उनके साथ भारत की दोस्ती पिछले कुछ दिनों में बढ़ी भी है। इसके अलावा क्वाड की चर्चा करूंगा, जो क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट जो है, एक तरह का सैनिक सहयोग इसको कह सकते हैं हम। इसमें अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जापान शामिल है, भारत है। इसको भी मजबूत करने की कोशिश भारत कर रहा है, और इसमें सभी का हित शामिल है। खुद अमेरिका भी चाहता है कि भारत क्वाड में सक्रिय रहे, और पिछले कुछ दिनों में मैं अगर पिछले 10 दिनों की बात करता हूं तो पिछले 10 दिनों में भारत और जापान के बीच सैनिक सहयोग पर एक समझौता भी हुआ है। ये इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं, इनको जब भी हम चीन की चर्चा करते हैं, जब हम सीमा की चर्चा करते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा कि चीन के इरादे कभी नेक हैं नहीं। ठीक है, हम किसी भी देश से शत्रुता नहीं चाहते, चीन से भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसियों से हमारे संबंध बेहतर हों, लेकिन अगर चीन लगातार कोशिश कर रहा है हमें घेरने की, डिप्लोमेटिक लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, या ग्राउंड एफर्ट्स के जरिए, सैनिक आधार पर,
तो हमें चौकस रहना पड़ेगा। और इस चौकसी की पहली शर्त यही है कि हम देश से छिपाएं नहीं कुछ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सामरिक महत्व की होती हैं, हर चीज़ सार्वजनिक मंच पर नहीं कही जा सकती, लेकिन बयानों में एक रूपता रखिए, बताइए तो सही देश को घुसपैठ हो रही है नहीं हो रही है, चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या स्थिति है सीमा पर। देश जानना चाहता है, उसको जानने का हक है। अगर वो आपके पीछे डट कर खड़ा है, देश का एक एक नागरिक आपके पीछे डट कर खड़ा है, तो उससे मुंह मत चुराइए, सच्चाई को खुलकर बोलिए। हर आदमी चाहता है कि आप सच बोलें, आपको डर किस बात का है जब पूरा देश आपके साथ है, हमारी फौजें मजबूत हैं, हमारा सारा पक्ष विपक्ष हमारे साथ है, तो हम डरते क्यों हैं। चीन हमारे लिए चुनौती नहीं बन सकता, चीन हमें किसी भी तरह का भय दिखाकर ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि स्पष्टता रखी जाए, निगाहें चौकस रखी जाएं और हर मोर्चे पर चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार रहा जाए। इस बात की मंशा, इस बात की जो ज़रूरत है उसको समय पर भांपना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मुंह चुराने से काम नहीं चलेगा, है ना। आज की चर्चा यहीं छोड़ता हूँ, कल फिर किसी मुद्दे को लेकर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छा रहे आपका दिन, एंजॉय कीजिए।